Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार प्रिय छात्रों, एक बार फिर से मैं आपके सामने उपस्थित हूं अपने इस कोर्स टाइटल के साथ फाउंडेशंस ऑफ साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस, जिसका ये 18वां सत्र है। और इस सत्र में हम अपने पिछले बचे हुए जो टॉपिक जिसका कि हम पहले से चर्चा कर रहे हैं, यानी कि व्यक्तित्व और उससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और सिद्धांत जिनकी हम चर्चा अपने पिछले सत्र में कर रहे थे, और उसमें हमने ये बात की थी कि हम अपने जो बचे हुए जो डिस्कशन है वो इस सत्र में उसको पूर्ण करेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर हम प्रयास करेंगे पर्सनैलिटी टेस्टिंग यानी व्यक्तित्व परीक्षण से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में भी हम यहाँ जानने का प्रयास करेंगे आज। तो हम अपने इस सत्र में आज आगे जो डिस्कशन करेंगे उसमें जो दो तरीके हैं, यानी व्यक्तित्व को समझने के जो दो अप्रोचेस हैं, जो इसमें से एक ट्रेट थियरी और दूसरी जो सोशल कॉग्निटिव थियरी है, हम उसके बारे में अपने इस सत्र में अपनी चर्चा को पूरा करेंगे। और साथ ही साथ हम अपने बचे हुए समय में पर्सनैलिटी टेस्टिंग की जो प्रक्रिया है उसके बारे में भी बात करेंगे। अब जब ट्रेट थियरीज की बात आती है तो हमने जैसे जब व्यक्तित्व को परिभाषित करने का प्रयास किया तो वहाँ हमने देखा कि व्यक्तित्व हमारे स्थायी और विशिष्ट गुण होते हैं जिनसे हमारे व्यवहार, हमारी थॉट्स, हमारी फीलिंग्स ये सभी प्रभावित होते हैं। और कहीं ना कहीं ये इन पर जो प्रभाव रहता है वो व्यक्तित्व की वजह से एक स्थायी प्रभाव रहता है, और डिफरेंट सिचुएशंस में हम उसी प्रकार से व्यवहार करते हैं जिस प्रकार से हमारी पर्सनैलिटी का जो स्ट्रक्चर होता है उसी प्रकार से। तो इसी धारणा पर आधारित होकर के जो शील गुण सिद्धांत है यानी जो ट्रेट थियरीज हैं वो इसी प्रिंसिपल पे अपना जो उनका एक पर्सनैलिटी को एक्सप्लेन करने का, उसको समझने का, उसको एक्सप्लेन करने का जो उनका अप्रोच है, ट्रेट अप्रोच, वो इसी पर आधारित है। क्योंकि ट्रेट हमारे वो गुण होते हैं या वो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो अमूमन स्टेबल होते हैं और साथ ही साथ वो हमारे बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं, और वो जो अफेक्ट वो डालते हैं हमारे बिहेवियर पे, वो इफेक्ट भी कहीं ना कहीं कंसिस्टेंट होता है और वो रिलेटिवली कंसिस्टेंट भी होता है। और साथ ही साथ जो प्रभाव ट्रेट की वजह से हमारे बिहेवियर पे पड़ता है वो उसकी वजह से हम अपने बिहेवियर को फ्यूचर में प्रिडिक्ट भी करने की बात करते हैं। यानी कि जो ट्रेट सिद्धांत है वो हमारे पर्सनैलिटी के उन गुणों की बात करता है या उन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करता है जो हमारे बिहेवियर को प्रभावित भी करते हैं और साथ ही साथ स्थायी भी होते हैं, और उनकी मदद से हम बिहेवियर को फ्यूचर में प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं। तो जो ट्रेट थियरीज हैं वो इसी विचार पर उनका जो प्रपोजल है वो यही रहता है। और इस दिशा में जो पहला प्रयास किया गया था वो गॉर्डन एल्पोर्ट के द्वारा किया गया था, और एल्पोर्ट ने अपने ट्रेट अप्रोच में जो विधि का इस्तेमाल किया था वो बड़ी ही रोचक विधि है, इसलिए क्योंकि इसमें उन्होंने अंग्रेज़ी भाषा की डिक्शनरी का इस्तेमाल किया और उसमें उन्होंने ये पाया कि जितने भी ऐसे शब्द हैं, यानी ऐसे जो भी वर्ड्स हैं जो कहीं ना कहीं हमारी पर्सनैलिटी के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको कहीं ना कहीं वो एक्सप्लेन करते हैं या उससे जुड़े हुए हैं, इस तरह के शब्दों को आल्पोर्ट ने डिक्शनरी से छांटा, यानी उनको एक साथ रखा
और इस प्रकार उन्होंने जो लिस्ट तैयार की और उनका ये मानना था एलपोर्ट का कि इस तरह के जो शब्द हैं कहीं ना कहीं वो हमारे पर्सनैलिटी से रिलेटेड जो हमारे ट्रेड्स हैं, जो गुण हैं, वो उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस प्रकार की जो लिस्ट एलपोर्ट ने तैयार की वो लिस्ट बहुत लंबी थी, यानी उसमें 17-18 हज़ार के करीब शब्द उन्होंने वहाँ पर छांटे, उस लिस्ट में रखे। और जब उन्होंने ये देखा कि इतने ज़्यादा शब्द हैं तो उन्होंने फिर एक काम किया कि उसमें से जितने भी ऐसे शब्द थे जिनके अर्थ लगभग समान थे या जो एक दूसरे से मिलते जुलते थे, उनको एलपोर्ट ने अपनी लिस्ट से, यानी हम कह लीजिए कि उन्होंने छोटा किया लिस्ट को, उन समान शब्दों को जो एक जैसा ही मतलब रख रहे थे उन सभी को समान करते हुए वो लगभग एक 200 शब्दों की सूची तक पहुँचे। फिर भी ये जो 200 शब्दों की सूची थी ये बहुत ज़्यादा थी ट्रेट के हिसाब से, यानी पर्सनैलिटी से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण गुण हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जब उसकी हम बात कर रहे हैं तो ये 200 जो वर्ड्स भी फाइनलाइज किए थे एलपोर्ट ने, ये भी बहुत ज़्यादा थे और एलपोर्ट को भी इसका एहसास हुआ। इसलिए उन्होंने इसके बाद 3 प्रकार से उन ट्रेड्स को, यानी जो उन्होंने आइडेंटिफाई किए थे, उनको उन्होंने 3 प्रकार से बांटा। और उसमें प्रथम जो उन्होंने कहा कि सेकेंडरी ट्रेड्स, यानी जो द्वितीयक गुण हैं, वो एलपोर्ट के अनुसार वो उन शील गुणों को कहेंगे जो हमारे पर्सनैलिटी पे, यानी हमारे बिहेवियर में जिनका असर, यानी जिनका इफ़ेक्ट जो है वो कम पड़ता हो और वनस्पत वो हमारे व्यवहार को उतना प्रभावित नहीं करते और उनका जो कह लीजिए जो इन्फ्लुएंस है हमारे बिहेवियर पर वो बड़ा ही कम होता है। इसीलिए एलपोर्ट ने उन्हें सेकेंडरी ट्रेट कहा। इसके बाद एलपोर्ट बात करते हैं सेंट्रल ट्रेट्स की, और सेंट्रल ट्रेट में एलपोर्ट का कहना है कि ये वो ट्रेट्स हैं जो हमारे व्यवहार को, यानी हमारे एक्शंस को, हमारे थॉट्स को, हमारी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं और इनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है हमारे ओवरऑल बिहेवियर पे। तो इस तरह से इन ट्रेट्स को एलपोर्ट ने सेंट्रल ट्रेट की संज्ञा दी और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये जो सेंट्रल ट्रेट्स हैं इनकी संख्या 5 से लेकर के 10, हर व्यक्ति के लिए वो 5 से 10 के बीच में होगी। जो सेंट्रल ट्रेट्स एक आदमी के पास होंगे या वो जो पोजेस करेगा, वो जो उसके व्यवहार को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेंगे, वो कहीं ना कहीं 5 से 10 की संख्या के बीच में होंगे। तो इस प्रकार से एलपोर्ट ने सेंट्रल ट्रेट की बात कही। इसके बाद एलपोर्ट ने एक और महत्वपूर्ण बात रखी और वो है कार्डिनल ट्रेट्स की। और कार्डिनल ट्रेट्स को समझाते हुए एलपोर्ट ये कहते हैं कि कार्डिनल ट्रेट्स उनको कहा जाएगा जहां पर केवल एक, यानी एकमात्र जो ऐसा ट्रेट है जो हमारी पर्सनैलिटी के लिए सबसे महत्वपूर्ण, उसको समझाने के लिए या उसका सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट है, और ऐसे ट्रेट को एलपोर्ट ने कार्डिनल ट्रेट का नाम दिया। और इसमें हम इसको इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि इस प्रकार के कार्डिनल ट्रेट को समझाने के लिए एलपोर्ट ने जिन उदाहरणों का इस्तेमाल किया वो ऐसे विशिष्ट और महत्वपूर्ण व्यक्तियों का उन्होंने नाम लिया जिनके आधार पर हम एक ट्रेट को ही नाम दे देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम बात करें अब्राहम लिंकन की या महात्मा गांधी की या मदर टेरेसा की या फ्लोरेंस नाइटिंगेल की, तो इन सभी में हम देखते हैं कि एक एक विशेष उनके ट्रेट हैं जिनसे उनको पहचाना जाता है या जिनके नाम से उन्हें जाना जाता है। तो इस प्रकार के जो व्यक्ति हैं उनके अंदर कोई एक ट्रेट, या जैसे जब हम बात करते हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल की, तो उनके अंदर एम्पैथी का जो ट्रेट है, यानी दूसरों के प्रति जो दया भाव है, जो सद्भाव है, उसकी उनके अंदर बहुतायत थी और वो उनके लिए कार्डिनल ट्रेट है। यानी कि जो एलपोर्ट के अनुसार कार्डिनल ट्रेट वो हमारा गुण है जो हमारी पर्सनैलिटी को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। तो हर व्यक्ति का एक अपना कार्डिनल ट्रेट होता है एलपोर्ट के अनुसार। और इस प्रकार से एलपोर्ट ने ट्रेट की जो थियरी है उसको प्रपोज किया और इसके साथ एक और उन्होंने कॉन्सेप्ट बताया और वो कॉन्सेप्ट है फंक्शनल ऑटोनॉमी का। और एलपोर्ट जब फंक्शनल ऑटोनॉमी की बात करते हैं तो वो यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि हम शुरू में हो सकता है कोई व्यवहार
बिना किसी रुचि के शुरू करें या दूसरों के दबाव में या केवल दूसरों के कहने पर हम वो कार्य शुरू करें, परंतु बाद में हमारा खुद पर इतना कंट्रोल है या इस प्रकार की हमारे पास एक कह लीजिए काबिलियत है कि हम बाद में अपने उस व्यवहार को अपनी इच्छा से कर सकते हैं, यानी बिना किसी बाहरी दबाव के। जैसे एक उदाहरण से अगर इसको हम समझना चाहें फंक्शनल ऑटोनॉमी के प्रोसेस को, तो एक बच्चा जिसको शुरू में ये कहा जाता है कि आप पढ़ाई करो, उसके लिए उसे बताया जाता है या उस पर जोर दिया जाता है या उसके लिए उसे कहीं ना कहीं बाध्य किया जाता है, परंतु वही बच्चा आगे चल के हो सकता है पढ़ने में उसकी अपनी रुचि हो और वो केवल इसलिए पढ़ाई करे क्योंकि उसे पढ़ना अच्छा लगता है और उस क्रिया में उसे आनंद मिल रहा है। तो इस प्रकार से जो फंक्शनल ऑटोनॉमी है, यानी हम खुद इस चीज़ का चयन करते हैं कि हम कौन सा कार्य करेंगे, आलपोर्ट ने इसकी भी बात की। इसके बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण ट्रेट सिद्धांत से संबंधित एक और कार्य और एक और सिद्धांत जो प्रतिपादित किया गया वो रेमंड कैटल के द्वारा किया गया। और कैटल ने अपने सिद्धांत में 2 तरह के ट्रेट्स को बताया और कैटल ने यह भी माना कि कहीं ना कहीं जो आलपोर्ट द्वारा जो लिस्ट बताई गई है, यानी जो ट्रेट्स की संख्या उन्होंने बताई है वो बहुत ज़्यादा है और ऐसे में हमारे लिए व्यक्तित्व को समझने का जो प्रयास है वो उस तरीके से पूर्ण नहीं हो पा रहा है जैसी ट्रेट थ्योरी से उम्मीद की जा रही थी। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कैटल ने 16 प्रमुख सोर्स ट्रेट्स की बात की, यानी 16 ऐसे फैक्टर्स की उन्होंने बात की जो हमारे लिए सोर्स ट्रेट की तरह हैं और कहीं ना कहीं वो हमारे सभी प्रमुख जो हमारे व्यवहार हैं वो उसी सोर्स ट्रेट से कहीं ना कहीं उनका ओरिजिन होता है। और इन 16 सोर्स ट्रेट्स को डिराइव करने के लिए या 16 कौन से ट्रेट होंगे सोर्स ट्रेट, इसको प्राप्त करने के लिए कैटल ने जो विधि अपनाई थी वो बड़ी ही रोचक विधि थी और उन्होंने इसके लिए उस समय फैक्टर एनालिसिस का इस्तेमाल किया। यानी फैक्टर एनालिसिस से उन्होंने ये निर्धारित किया कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं या ऐसे ट्रेट्स हैं जो आपस में बहुत ज़्यादा संबंधित हैं और वो एक ही तरह की चीज़ को या तो कह रहे हैं या उसी तरफ इशारा कर रहे हैं। तो ऐसे जितने भी ट्रेट्स थे जो एक जैसे थे या उनमें बहुत ज़्यादा सामंजस्य था, तो इस प्रकार के ट्रेट्स को फैक्टर एनालिसिस की मदद से, फैक्टर एनालिसिस एक प्रकार की सांख्यिकी प्रक्रिया है और उसकी मदद से कैटल ने इन सभी जो एक समान जो ट्रेट्स थे उनका एक क्लस्टर बनाया और इस प्रकार से उन्होंने 16 क्लस्टर्स डेवलप किए और इसके आधार पे कैटल ने बताया कि ये 16 पर्सनालिटी फैक्टर्स हैं जो हमें हमारे लिए सोर्स ट्रेट का काम करते हैं। और इनके बाद कैटल ने सरफेस ट्रेट की बात की। सरफेस ट्रेट वो ट्रेट होते हैं जो हमें हमारे व्यवहार में प्रकट होते हैं या जो दिखाई देते हैं, जिनको हम उनसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, परंतु ये हमारे व्यवहार को उस तरीके से ना तो प्रभावित करते हैं ना ही एक्सप्लेन करते हैं जितना हमारे सोर्स ट्रेट्स करते हैं। उसके बाद कैटल के इस सिद्धांत के बाद हम चर्चा करेंगे किस प्रकार से आइजेंक ने एक हायरार्कियल थ्योरी दी, यानी एक ऐसा सिद्धांत जिसमें उन्होंने ये बात की कि किस प्रकार से जो हमारे ट्रेट्स हैं वो कहीं ना कहीं एक हायरार्की में हमारे बिहेवियर को एक्सप्लेन करते हैं। और इसको समझने के लिए हम इस उदाहरण के साथ इसको समझें। जैसे हमारे कुछ व्यवहार जो होते हैं वो बहुत ही मतलब परिस्थितियों के अलग अलग परिस्थितियों में भी हम एक जैसा व्यवहार करते हैं और हमारा वो पर्टिकुलर ट्रेट यानी हमारी वो पर्टिकुलर जो कैरेक्टरिस्टिक है पर्सनैलिटी की, कहीं ना कहीं वो अक्रॉस द सिचुएशन हमारे बिहेवियर को एक्सप्लेन करती है कि हम अलग अलग परिस्थितियों में किस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं। और उसी के साथ साथ जब हम इस क्रम में आगे बढ़ते हैं तो अलग अलग परिस्थितियों के बजाय जब हम ये देखते हैं कि किसी एक विशिष्ट परिस्थिति में हम किस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं, यानी हमारी हैबिचुअल जो बिहेवियर जो हम प्रेजेंट करते हैं या जो हम रिस्पॉन्स करते हैं जिस तरीके से, और उसके बाद हमारा स्पेसिफिक यानी सिचुएशन स्पेसिफिक परिस्थिति जन्य जो हमारे रिस्पॉन्स होते हैं जो स्पेसिफिक सिचुएशन में अलग अलग होते हैं और केवल उसी परिस्थिति में वो उस तरह के व्यवहार दिखाई देते हैं, जबकि
सामान्यतः हम हो सकता है दूसरे तरीके से व्यवहार करते हों। तो इस प्रकार से उन्होंने ये एक हायरार्की प्रपोज की कि किस प्रकार से हम ब्रॉडर वे से अपने बिहेवियर को एक्सप्लेन कर सकते हैं, यानी ब्रॉडर वे में जो हम बिहेव करते हैं, और उसके साथ ही साथ हम स्पेसिफिक यानी कि एकदम विशिष्ट और एकदम एक निश्चित जब परिस्थिति में होंगे तो किस प्रकार से व्यवहार करेंगे। तो आइजेंक ने जो अपनी ये थियरी प्रपोज की, इसमें उन्होंने जो कॉन्सेप्ट यूज़ किया, इसमें उन्होंने इंट्रावर्जन और एक्स्ट्रावर्जन की जो बात कही है, वो कहीं ना कहीं उन्होंने कार्ल जंग से प्रेरित होकर के उनके इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट का जो एक्सप्लेनेशन है जो कार्ल जंग ने प्रपोज किया था, उससे ही प्रेरित होकर के आइजेंक ने भी अपनी थियरी प्रपोज की, और उसमें उन्होंने एक प्रकार की ग्रिड प्रपोज की। और ये स्टडी जो आइजेंक ने की थी, ये बहुत ज़्यादा बड़े स्केल पर उन्होंने इसमें डेटा कलेक्ट किया था, और इसमें उन्होंने यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इस प्रकार के देशों और जगहों से उन्होंने डेटा कलेक्ट किया था, और इसमें उन्होंने 2 डायमेंशन पे लोगों को एक्सप्लेन किया, और इसीलिए इस थियरी को टाइप थियरी भी माना जाता है। यहां पर आइजेंक बात करते हैं कि ये इस एंड पर जो लोग होंगे वो एक्स्ट्रावर्जन, उनके अंदर ट्रेट ज़्यादा होगा, और जो लोग इस एंड पर होंगे उनके अंदर इंट्रोवर्जन ज़्यादा होगा। और इंट्रोवर्जन से उनका यहाँ पर तात्पर्य था कि ऐसे लोग जो दूसरे लोगों से कम मिलते हैं, या कम सोशलाइज होते हैं, या कम बातचीत करते हैं, या अपने में ही वो चीज़ों को रखते हैं, और वो दूसरे लोगों से घुलना मिलना ज़्यादा पसंद नहीं करते। और एक्स्ट्रावर्जन में उन लोगों को कैटेगराइज किया गया जो इसके ठीक विपरीत लोगों से मिलना चाहते हैं, सामाजिक होना चाहते हैं, दूसरे लोगों के साथ अपना समय बिताना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा बातचीत करना चाहते हैं। तो इस प्रकार के लोग जो हैं वो एक्स्ट्रावर्जन की कैटेगरी में हैं। और न्यूरोटिसिज्म में वो लोग हैं जो इमोशनली अनस्टेबल, यानी कि वो परिस्थितियों से बहुत जल्दी उन पर विपरीत असर पड़ जाता है, और उनके अंदर एंग्जाइटी, डिप्रेशन और इस प्रकार की जो इमोशनल डिस्टर्बेंसेस हैं वो ज़्यादा देखी जाती हैं। और जो इमोशनली स्टेबल लोग हैं वो न्यूरोटिसिज्म में लो होंगे। तो यानी ये जो एक्सिस है यहाँ पर, ये हाई न्यूरोटिसिज्म को प्रेजेंट करता है, और ये लो न्यूरोटिसिज्म यानी हाई इमोशनल स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। और इसमें उन्होंने देखा कि बहुत सारे जो उन्होंने स्टडीज़ की, उसमें उन्होंने उनकी स्टडी की एक फाइंडिंग मैं आपको यहाँ शेयर करता हूँ। उसमें उन्होंने पाया कि जो अमेरिकन स्टूडेंट्स थे वो हम उनको इससे रिप्रेजेंट करें, और जो यूरोपियन स्टूडेंट्स थे उसको हम अगर बी से रिप्रेजेंट करें, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि अमेरिकन जो स्टूडेंट्स हैं वो एक्स्ट्रोवर्जन में, यानी ये कॉलेज स्टूडेंट्स थे, और वो एक्स्ट्रावर्जन में हाई हैं, और साथ ही साथ इमोशनल स्टेबिलिटी में भी वो बेहतर हैं। लेकिन जो यूरोपियन स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, उनके कंपैरिजन में वो एक्स्ट्रावर्जन में हम देख रहे हैं कि थोड़े कम हैं, यानी इंट्रावर्जन की तरफ उनका ज़्यादा झुकाव है। और साथ ही साथ जो उनकी इमोशनल स्टेबिलिटी है वो कंपेयर टू अमेरिकन कॉलेज स्टूडेंट्स थोड़ी सी, वो हम कह सकते हैं कि न्यूरोटिसिज्म की तरफ ज़्यादा है। तो इस प्रकार की उन्होंने अपनी जो थियरी प्रपोज की थी आइजेंक ने, उसमें उन्होंने ये बताया कि किस तरीके से जो हमारे अंदर जो हमारे बिहेवियर हैं वो इन पर्सनालिटी डायमेंशंस के अक्रॉस वो बटे हुए हैं, डिवाइडेड हैं। यानी कि उन्होंने ये बताया आइजेंक ने कि हमारी पर्सनालिटी में ये सभी गुण में हम एक कंटिन्यूम पे इस पर वेरी करते हैं, ना कि हम पूरी तरह से इंट्रोवर्ट होते हैं या पूरी तरह से एक्स्ट्रावर्जन की तरफ होते हैं, या हम कह लें कि हम पूरी तरह से न्यूरोटिसिज्म या पूरी तरह से इमोशनली स्टेबल व्यक्ति के तौर पर नहीं हमें देखा जाता या हमें नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि हम कहीं ना कहीं इस कंटिन्यूम में, अगर हम इसको एक कंटिन्यूअस स्केल माने, तो हम इसमें कहीं ना कहीं बीच में या किसी स्थान पर
हमारी भी जगह होगी या हमारा भी स्कोर आएगा। तो इस प्रकार से, क्योंकि उन्होंने इसको इस आधार पर कहा कि जो पॉपुलेशन है वो कहीं ना कहीं नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के अनुसार वो उसका जो डिवीज़न है वो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के अनुसार होता है। और यहाँ पर उन्होंने ये देखा कि ज़्यादातर लोग जो मिडिल में आते हैं, यानी बीच में एवरेज लोग ज़्यादा होते हैं और एक्सट्रीम एंड्स पर लोग कम होंगे। तो इस प्रकार से उन्होंने, आइजेंक ने अपने इस मॉडल में लोगों को इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट में टाइपिफाई किया और साथ ही साथ उन्होंने ये भी उसमें पॉइंट रखा कि डायमेंशंस पे, यानी इस पूरे डायमेंशन पे लोग कहीं पर भी इस कंटिन्यूम में वो उनका स्थान हो सकता है और वो उनके पर्सनैलिटी ट्रेट को रिप्रेजेंट करेगा। यानी हो सकता है वो इंट्रावर्जन की तरफ उनका ज़्यादा झुकाव हो या उस तरफ वो ज़्यादा इंक्लाइंड हो, या हो सकता है कि उनके अंदर न्यूरोटिसिज्म की जो ट्रेट है वो हाई एंड पे हो। तो इस प्रकार से आइजेंक ने अपने इस सिद्धांत को एक्सप्लेन किया। अब इससे ही संबंधित एक और महत्वपूर्ण और रोचक जो सिद्धांत है, उसे हम सिद्धांत न कह के हम कहेंगे जो पर्सनैलिटी को एक टाइप में बांटने का या देखने का जो एक प्रयास किया गया था, वो टाइप ए और टाइप बी पर्सनैलिटी में किया गया था। और टाइप ए पर्सनैलिटी और टाइप बी पर्सनैलिटी बेसिकली इसको हम कहेंगे कि ये जो क्लासिफिकेशन है टाइप में, ये किया गया था कार्डियक पेशेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए, जिनके अंदर कुछ पर्टिकुलर पर्सनैलिटी ट्रेट्स की वजह से कुछ व्यक्तियों में कार्डियक जो अरेस्ट या कार्डियक रिलेटेड प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती है। और ये देखा गया कि इस प्रकार के जो लोग हैं कहीं ना कहीं टाइप ए में उनको टाइप ए पर्सनैलिटी के तौर पर उनको देखा गया। और ये ऐसे लोग होते हैं जो ज़्यादा चीज़ों को कह लीजिए जल्दी से पूरा करना चाहते हैं, और ये किसी भी टारगेट को यदि उनको दिया जाए तो ये उसको पूरी तरह से, पूरी शिद्दत से करना चाहते हैं। और ये कहीं ना कहीं हमेशा एक जल्दी में रहते हैं और इनको ये लगता है कि कोई भी कार्य इनसे छूट ना जाए। और इस प्रकार से इस तरह के लोगों में जो मोटिवेशन है वो तो हाई रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये वल्नरेबल होते हैं एंग्जाइटी के लिए और स्ट्रेस ये लेने के लिए उतने सक्षम नहीं होते। इसी प्रकार टाइप बी के जो पर्सनैलिटी में जो जिन लोगों को बताया गया है वो इसके ठीक विपरीत हैं, यानी वो कूल एंड काम रहते हैं, उनको चीज़ों की इतनी चिंता नहीं होती और वो इतना तनाव भी नहीं लेते जितना टाइप ए पर्सनैलिटी के जो लोग कैटेगराइज किए जाते हैं वो लोग जितना तनाव लेते हैं। तो इस प्रकार से जो टाइप बी में जो लोग कैटेगराइज किए जाते हैं वो कहीं ना कहीं इस मामले में वो स्ट्रेस ज़्यादा बेहतर तरीके से हैंडल करते हैं। तो ये देखा गया कुछ शोध में कि जो टाइप ए जो पर्सनैलिटी जिन लोगों की होती है उनके अंदर कार्डियक प्रॉब्लम्स की जो चांसेस हैं, जो उसकी वल्नरेबिलिटी है वो ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार से कुछ शोध किए गए जो लोगों को उस तरह के ट्रेट्स में या टाइप में जो उनको बांटते हैं और इस तरह से उसको उनकी पर्सनैलिटी को एक्सप्लेन करने का प्रयास किया जाता है। अब इसमें जो एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि क्या हम अभी भी इतने ज़्यादा जो टाइपिफिकेशन है या जो ट्रेट्स हैं, क्या हम उन्हीं की बात करेंगे या कहीं मनोविज्ञान में हमारे पास इस तरह का कोई रास्ता निकला है जिससे हम ये कह सकते हैं कि हम उन मुख्य डायमेंशंस को आइडेंटिफाई कर पाए हैं जिसके अराउंड जो पॉपुलेशन है या लोगों में वो पाए जाते हैं ऐसे डायमेंशंस। तो क्या उन प्रमुख डायमेंशंस को, उन मेन डायमेंशंस को पर्सनैलिटी के जो ट्रेट्स हैं, क्या हम उसे आइडेंटिफाई कर पाए हैं? तो इसका जवाब हमारे सामने है और वो है बिग 5 फैक्टर के नाम से जो सिद्धांत हम कह लें या जो थियरी प्रपोज की गई है, उसमें प्रमुख रूप से 5 ट्रेट्स की बात कही गई है। और ये सिद्धांत को बहुत ज़्यादा, इसको हम कह सकते हैं कि इस पर कार्य करने का जो श्रेय है वो कोस्टा एंड मैक्रे को जाता है। और कोस्टा एंड मैक्रे ने अपने इस कार्य में उन्होंने जो बहुत महत्वपूर्ण काम किया वो ये है कि उन्होंने भी फैक्टर एनालिसिस की इस विधि का इस्तेमाल करते हुए ये सभी जो पर्सनैलिटी के ट्रेट्स हैं उनको उन्होंने क्लस्टर्स में और उसके बाद उन्हें उनकी समानता के आधार पर
उन्हें बहुत बड़े स्केल पर डेटा कलेक्ट करके उन्होंने ये देखा कि क्या हम इनको किस लेवल तक हम इस ट्रेड की संख्या को कम कर सकते हैं जहां पर ये एक दूसरे से जो इनका ओवरलैपिंग है वो बिल्कुल समाप्त हो जाए, यानी एक ट्रेड वो दूसरे ट्रेड से बिल्कुल पूरी तरह से भिन्न हो और उसमें कोई भी समानता ना हो। तो ये प्रयास करते करते ये इन्होंने जो रिजल्ट पाया उसमें ये 5 प्रमुख तौर पर उन्होंने देखे जो ट्रेड्स उनको मिले। उसमें एक ट्रेड है एक्स्ट्रावर्जन, दूसरा है एग्रीएबलनेस, और तीसरा जो ट्रेट उन्हें मिला वो कॉन्साइंशियसनेस का है, और चौथा जो ट्रेट है वो ओपननेस टू एक्सपीरियंस, और जो फिफ्थ ट्रेट है वो है न्यूरोटिसिज्म। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इन्होंने फिर से कंटिन्यूअम की बात की, यानी ये पर्सनैलिटी के डायमेंशंस हैं, बिग 5 डायमेंशंस, और इसमें हर व्यक्ति कहीं ना कहीं एक डायमेंशन पर, एक कंटिन्यूअम में उसका कुछ स्कोर आएगा। वो हाई एंड पर भी हो सकता है, वो लो एंड पर भी हो सकता है, या वो बीच में कहीं भी स्थित हो सकता है। इस प्रकार से जो व्यक्ति एक्स्ट्रावर्जन के डायमेंशन पे हाई होंगे वो ज़्यादा सोशेबल होंगे, वो ज़्यादा लोगों से मिलेंगे जुलेंगे, बातचीत करेंगे, वो ज़्यादा फ्रेंडली होंगे, मतलब कहने का कि वो ज़्यादा लोगों को दोस्त बनाएंगे, और इस प्रकार की वो बिहेवियर ज़्यादा उनके अंदर टेंडेंसी देखी जाएगी। जबकि जो इसके लो एंड पे होंगे एक्स्ट्रावर्जन के, वो व्यक्ति दूसरे लोगों से कम मिलना जुलना चाहेंगे, कम वो गैदरिंग्स में कम जाएंगे, लोगों से कम बातचीत करना चाहेंगे, अकेला समय ज़्यादा व्यतीत करना चाहेंगे। तो इस प्रकार के लोगों को एक्स्ट्रावर्जन के डायमेंशन पर उनका स्कोर लो आता है। उसी तरह से जब एग्रीएबलनेस की बात की जाती है तो एग्रीएबलनेस में वो व्यक्ति जो दूसरों के साथ कोऑपरेटिव होते हैं, फ्रेंडली होते हैं, वो दूसरों के साथ सहज होते हैं, इस प्रकार के जो व्यक्ति हैं उनका स्कोर एग्रीएबलनेस में हाई आता है। जबकि इसके ठीक विपरीत वो लोग जो दूसरों के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पाते या इरिटेट हो जाते हैं, इस प्रकार के लोगों का स्केल पे एग्रीएबलनेस के स्केल पर स्कोर लो आएगा। उसी प्रकार से कॉन्साइंशियसनेस हमारे मोटिवेशन और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करता है, यानी जो लोग बहुत साफ सुथरे तरीके से रहते हैं, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड तरीके से अपनी चीज़ों को रखते हैं, इस तरह के लोग कॉन्साइंशियसनेस पर हाई पे आते हैं, और इसके विपरीत जो लोग हैं वो लो पर आएंगे। इसके बाद ओपननेस टू एक्सपीरियंस में जो व्यक्ति नए नए अनुभवों को करने के लिए वो हिचकिचाते नहीं हैं, यानी कि वो नई चीज़ों को करना चाहते हैं, एक्सपेरिमेंट्स, रिस्क टेकिंग उनके अंदर ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, और इस तरह के लोग हमेशा नए काम करने के प्रति उनके अंदर एक उत्सुकता होती है। तो इस तरह के जो लोग हैं वो ओपननेस टू एक्सपीरियंस के स्केल में या उसके डायमेंशन पे हाई एंड पे होंगे, और जो इसके ठीक विपरीत जो लोग होंगे यानी लो एंड पर, उनके अंदर ये टेंडेंसीज कम पाई जाएंगी, यानी वो नई चीज़ों में अपनी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा नहीं रखना चाहते, वो जैसा रहते हैं, जैसा करते हैं, वो उसी पुराने पैटर्न पर ही रहना चाहते हैं। उसके बाद न्यूरोटिसिज्म, जो कि इमोशनल स्टेबिलिटी के नाम से भी इस डायमेंशन को जाना जाता है, और ये फिर से जो न्यूरोटिसिज्म में हाई एंड पर होंगे वो आसानी से एंग्जाइटी उनको ज़्यादा होगी, यानी वो ज़्यादा एंशियस हो जाएंगे, उनके अंदर डिप्रेशन की टेंडेंसी और इस प्रकार की जो इमोशनल डिस्टर्बेंसेस हैं वो उनके अंदर ज़्यादा होंगे यदि वो न्यूरोटिसिज्म के स्केल पर हाई एंड पर होंगे। और जो लोग लो एंड पर होंगे यानी उनके अंदर इमोशनल स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो इस तरह से हम इसको देख सकते हैं बिग 5 फैक्टर्स में, और इसको यहाँ पर इसके लिए एक बहुत ही फेमस एक शॉर्ट फॉर्म यूज़ होती है, उसको हम ओशियन कहते हैं, और ये यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये इनके स्टार्टिंग वर्ड्स को रिप्रेजेंट करता है, और इससे हम इन 5 डायमेंशंस को हमारे लिए याद करना आसान हो जाता है। अब इसके साथ हम बात करेंगे बिग 5 फैक्टर्स से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिनकी हम आप बात करेंगे, और ये एक ऐसा हम कह सकते हैं पर्सनैलिटी का एक ऐसा अप्रोच है जिस पर बहुत ज़्यादा शोध हुए हैं और बहुत ज़्यादा लोगों ने बहुत बड़े स्केल पर इस शोध में हिस्सा लिया है और इसको पूर्ण करने में अपना सहयोग दिया है। तो इस प्रकार से उन सभी शोध में कुछ उससे रिजल्ट निकले हैं, यानी कुछ परिणाम आए हैं, वो मैं यहाँ पर आपके सामने उन सभी परिणामों का जिक्र करूँगा। उसमें जो पहला प्रश्न है कि हमारे जो ट्रेड्स हैं
वो कितने स्टेबल होते हैं, यानी समय के साथ वो कितने स्थायी हैं। तो इसका जो शोध के द्वारा जो परिणाम मिला है उससे ये पता चलता है कि हमारे जो ट्रेड्स हैं वो कहीं ना कहीं उम्र के साथ ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं और कहीं ना कहीं 30 to 40 की उम्र के बीच में हमारे जो हमारे ट्रेड्स हैं वो स्टेबल होना शुरू हो जाते हैं और हमारे अंदर एक मैच्योरिटी प्रिंसिपल के आधार पर अब बदलाव हमारे ट्रेड्स में ज़्यादा नहीं होता है। हालांकि शुरुआती समय में यानी जो इनिशियल ईयर्स होते हैं डेवलपमेंट के, उसमें इन ट्रेड्स में कुछ बदलाव देखा गया है। फिर भी जो लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ की गई हैं, यानी एक ही व्यक्ति को उसके बचपन से लेकर के उसके पूरे जीवन काल तक उसका अध्ययन किया गया है, ऐसे बहुत सी स्टडीज़ में ये देखा गया कि उनके अंदर जो ट्रेड्स शुरुआत में रहते हैं वो पूरी तरह से बदल नहीं जाते या पूरी तरह से वो चेंज नहीं होते, बल्कि थोड़े बहुत चेंज होते हैं। यानी वहाँ पर भी स्टेबिलिटी देखी गई है, परंतु थोड़ा बदलाव भी वहाँ देखा गया है। इसके साथ जो दूसरा प्रश्न है कि क्या ये ट्रेड्स हेरिटेबल हैं, यानी क्या ये हमें आनुवांशिक तौर पर मिलते हैं, तो इसका जो उत्तर है वो कहीं ना कहीं ये पाया गया है कि ये जो पांचों ट्रेट हैं ये इनकी जो एवरेज जो हेरिटेबिलिटी है वो 40% के अराउंड पाई गई है। यानी कि ये कहीं ना कहीं हमारे जो हमारी हेरिडिटी है उससे ये आगे ट्रांसफ़र होते हैं, लेकिन वो उसका जो वेरिएंस है उसको सिर्फ 40% एक्सप्लेन करते हैं। यानी कि 40% चांस होगा कि ये ट्रेड्स जो हैं वो हेरिडिटी के द्वारा ट्रांसफ़र हों या वहाँ से ये आगे नई जनरेशन में या अगली जनरेशन में ट्रांसफ़र हों या पहुँचाए जाएं। इसके बाद जो तीसरा प्रश्न है कि क्या हमारे ब्रेन स्ट्रक्चर में कुछ डिफरेंसेस होते हैं इन ट्रेड्स की वजह से, या ये ट्रेड्स हमारे किसी डिफरेंट ब्रेन स्ट्रक्चर की तरफ रिप्रेजेंट करते हैं या इशारा करते हैं। तो इसके भी कुछ शोध किए गए हैं जिसमें कुछ रोचक फाइंडिंग्स मिली हैं। उसमें से एक फाइंडिंग है, जिन लोगों के अंदर कॉन्साइंशियसनेस, यानी जिन लोगों के अंदर कॉन्साइंशियसनेस का ट्रेट पे वो हाई एंड पे होते हैं, अक्सर उनके फ्रंटल लोब का जो साइज़ है वो वनस्पत बड़ा होता है, यानी वो थोड़ा सा ज़्यादा वो बड़ा साइज़ होता है उसका, जो ये रिप्रेजेंट करता है कि कहीं ना कहीं इसी वजह से वो चीज़ों को जो उनके आसपास जो एनवायरनमेंट है वो उसको ऑर्गेनाइज्ड वे में देखना चाहते हैं और रखना चाहते हैं। इसी के साथ साथ स्ट्रेस से संबंधित, यानी कि जो न्यूरोटिसिज्म के स्केल में हाई होते हैं, उनको ये देखा गया है कि उनके ब्रेन में इस प्रकार का वायरिंग नेटवर्क है जिसकी वजह से उन्हें स्ट्रेस ज़्यादा फील होता है और वो उसकी वजह से ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो इस तरह की स्टडीज़ से ये कहीं ना कहीं पता चलता है कि हमारे जो ट्रेड्स हैं वो कहीं ना कहीं हमारे डिफरेंट ब्रेन स्ट्रक्चर्स से उनका संबंध है। और जो चौथा प्रश्न है कि क्या ट्रेड्स हमारे बर्थ ऑर्डर को भी कहीं ना कहीं उसकी वजह से प्रभावित होते हैं या उसकी वजह से या उसको वो रिप्रेजेंट करते हैं, तो ज़्यादातर स्टडीज़ में बाकी सभी फैक्टर्स को जब एक जैसा एक समान रखा गया तो वहाँ ये पाया गया कि ट्रेड्स का बर्थ ऑर्डर से कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप या कोई कोरिलेशन नहीं मिला है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है कि क्या अलग अलग संस्कृतियों में, अलग अलग कल्चर्स में ट्रेड्स की जो मौजूदगी है और उनकी जो एप्लीकेशन है वो उसी तरीके से होती है या हो सकती है। तो इसके जवाब में, चूंकि ये स्टडीज़ जो की गई हैं इन बिग 5 डायमेंशन को लेकर के वो इतने लार्ज स्केल पर और अक्रॉस द कल्चर की गई हैं, तो इन स्टडीज़ से ये फाइंडिंग मिली है कि अक्रॉस द कल्चर जो इनकी एप्लीकेबिलिटी है और जो ये कल्चर में जो इनका वेरिएशन है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। यानी अक्रॉस द कल्चर ये सभी डायमेंशंस पाए जाते हैं। तो इस तरह से ये अक्रॉस द कल्चर भी ये ट्रेड्स एग्जिस्ट करते हैं। इसके बाद जो अंतिम महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है कि क्या ये ट्रेड्स हमारे एक्चुअल बिहेवियर को प्रिडिक्ट कर पाने में सफल होते हैं। तो इसके लिए बहुत सारे शोध किए गए और ये देखा गया है कि ये जो हमारे ट्रेड्स हैं कहीं ना कहीं हमारे फ्यूचर बिहेवियर को प्रिडिक्ट करते हैं। और इसके उदाहरण के लिए हम ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग में जो लोग एग्रीएबलनेस पर हाई होते हैं उनको ये माना गया है कि वो मैनेजरियल जॉब्स के लिए बेहतर होते हैं, और उसी तरह से जो लोग एक्स्ट्रावर्जन में हाई एंड पर होते हैं वो लोग सेल्समैन की जॉब या सेल्स पर्सन की जॉब के लिए, जहाँ पर हमें ज़्यादा लोगों से मिलना या बातचीत करनी होती है, उस तरह के जॉब के लिए वो ज़्यादा उपयुक्त होते हैं।
और इसी तरह से जो कस्टमर सर्विस से रिलेटेड जो जॉब्स हैं उससे जब उसकी बात की जाती है तो ऐसे व्यक्ति जिनके अंदर एग्रीएबलनेस यानी वो दूसरों के साथ आसानी से वो कह लीजिए कि सामंजस्य बिठा पाते हैं, ऐसे लोगों के लिए एग्रीएबलनेस के स्केल पर जब उनका स्कोर हाई आता है तो ऐसे व्यक्ति कस्टमर सर्विस की जो जॉब्स हैं उनके लिए उपयुक्त माने जाते हैं। तो इस प्रकार से ऐसे कई शोध किए गए हैं जिसमें ये देखा गया है कि अक्रॉस द जो डायमेंशंस हैं उन पर जो स्कोर लोगों के आते हैं कहीं ना कहीं उनसे उनके जो फ्यूचर जो डायरेक्शंस हैं या उनके जो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स हैं उनके जॉब में वो कहीं ना कहीं प्रेडिक्ट होते हैं। तो इस प्रकार से ये एक बहुत महत्वपूर्ण हम कह सकते हैं कि बिग 5 फैक्टर का योगदान है पर्सनैलिटी के जो क्षेत्र में मनोविज्ञान में। जो अगली बातचीत हम शुरू करेंगे वो सोशल कॉग्निटिव थियरी की हम बात करेंगे और इसमें जिसको सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है, इसमें जो प्रमुख कार्य किया है वो अल्बर्ट बंडूरा ने किया है और इसीलिए उन्होंने अपने इस सिद्धांत को सोशल लर्निंग थियरी का नाम भी दिया है। और सोशल लर्निंग थियरी में अल्बर्ट बंडूरा ने बाद में इस चीज़ को रिकॉग्नाइज किया कि हमारे कॉग्निटिव प्रोसेसेस का कितना ज़्यादा महत्व है और इस प्रकार से उन्होंने इस थियरी को आगे चल करके सोशल कॉग्निटिव थियरी का नाम दिया। और इसमें बंडूरा का जो कहना है कि हमारे 3 प्रमुख कंपोनेंट्स हैं और उनके आपस के इंटरेक्शन से हमारी पर्सनैलिटी का जो डेवलपमेंट है वो उनके इंटरेक्शन से होता है। जो 3 प्रमुख जो कंपोनेंट्स हैं वो इस प्रकार से हैं, पहला कॉग्निटिव पर्सनल, दूसरा बिहेवियरल और तीसरा एनवायरमेंटल फैक्टर्स। और बंडूरा का ये मानना है कि ये तीनों का जो इंटरेक्शन है उससे हमारी पर्सनैलिटी का जो कह लीजिए कि जो निर्माण होता है वो इन तीनों फैक्टर्स के आपसी इंटरेक्शन से होता है। और साथ ही साथ हमारे इस प्रोसेस में जो कॉग्निटिव फैक्टर्स बंडूरा के अनुसार महत्वपूर्ण होते हैं उसमें पहला जो है वो लैंग्वेज की जो हमारी एबिलिटी है, हाईली एडवांस्ड हमारी जो एबिलिटी है लैंग्वेज की, जिसके तहत हम बेहतर जो हमारी एबिलिटी है उसके चलते हम आइडियाज़ को सोच सकते हैं, उनको हम अपने दिमाग में प्रोसेस कर सकते हैं, हमारे पास थॉट्स हैं और ये सब हमारी हाई लैंग्वेज एबिलिटी की वजह से होता है और हम डिसीजंस ले पाते हैं, उनको व्यक्त कर पाते हैं। तो इस प्रकार की जो हमारी ये जो काबिलियत है, जो हमारी कॉग्निटिव प्रोसेसिंग है, ये बंडूरा इसको एक बहुत बड़ा फैक्टर मानते हैं हमारे ओवरऑल पर्सनैलिटी का। जो हमारी पर्सनैलिटी जैसी बनती है उसमें इसका बहुत बड़ा योगदान बंडूरा मानते हैं। और साथ ही साथ वो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग पर भी फोकस करते हैं कि किस प्रकार से हम दूसरों को देख करके उनकी नकल करके यानी इमिटेशन करके और साथ ही साथ उनके व्यवहार को देखने के बाद हम उनसे सीखते हैं और कहीं ना कहीं हम उन चीज़ों को अपनाते हैं। तो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग जो हमारी सराउंडिंग से, हमारे एनवायरनमेंट से हमें देखने को मिलती है, जो दूसरे लोग, जो इन्फ्लुएंशियल लोग हमारे, चाहे वो फैमिली मेम्बर्स हों, हमारे माता पिता हों या चाहे हमारे टीचर्स हों या हमारे समाज के प्रभावशाली लोग हों या जिनको हम प्रभावशाली मानते हैं, वो सभी प्रकार के लोगों को हम ऑब्जर्व करते हैं और उनसे हम कुछ न कुछ सीखने का प्रयास करते हैं और लगातार कुछ न कुछ ग्रहण करते रहते हैं। तो इस प्रकार के प्रोसेस को वो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का नाम देते हैं और ये कहते हैं कि ये भी हमारी पर्सनैलिटी का जो डेवलपमेंटल प्रोसेस है उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है। इसके साथ साथ बंडूरा का मानना है कि जो हमारा पर्पसफुल बिहेवियर यानी कि हम जो प्लानिंग कर सकते हैं, कहीं ना कहीं हम चीज़ों को आगे तक सोच सकते हैं और हम भविष्य में क्या करना चाहते हैं ये हम तय कर पाते हैं। तो इन सभी हमारी एबिलिटीज़ की वजह से कहीं ना कहीं हमारे पास एक पर्पस होता है, एक उद्देश्य होता है और इसी वजह से हम अपनी लाइफ में पर्पसफुल बिहेवियर करते हैं, यानी कि हम उस उद्देश्य की प्राप्ति के साथ और जो हमारी प्लानिंग है उसके अनुसार हम अपने बिहेवियर को शेप करते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का। और इसके साथ ही साथ एक सेल्फ एनालिसिस का जो कॉन्सेप्ट बंडूरा ने प्रपोज किया है और उसमें व्यक्ति अपना खुद का मूल्यांकन करता है, वो अपने आप को ये परखता है कि वो
उसके अंदर कितनी काबिलियत है, उसके अंदर कितने गुण हैं और वो किस प्रकार से जो उसने अपने लिए निर्धारित किए हैं लक्ष्य, वो उसको प्राप्त करने में कितना सक्षम है और वो अपनी सराउंडिंग के साथ किस तरीके से एडजस्ट कर रहा है। तो ये सभी जो उसके जो इस प्रकार की जो उसकी अपनी एक खुद की जो उसकी मूल्यांकन प्रक्रिया है, इसको उन्होंने सेल्फ एनालिसिस के तौर पर देखा अल्बर्ट बंडूरा ने, और उनका मानना है कि ये सारे कंपोनेंट्स मिल करके कहीं ना कहीं हमारी पर्सनैलिटी को वो शेप देते हैं और ह्यूमन पर्सनैलिटी की जो हमें इतनी जो कॉम्प्लेक्स उसमें हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं, या ह्यूमन पर्सनैलिटी के जो इतने अद्भुत हमें स्वरूप देखने को मिलते हैं, वो सब इन प्रोसेसेस के इंटरेक्शन से मिल करके बनते हैं। और यहाँ पर बंडूरा ने 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं को रेखांकित किया है, और वो 3 बिंदु जो हमारे एनालिसिस में जिसका हम ध्यान रखते हैं या जो उसको प्रभावित करते हैं हमारे सेल्फ एनालिसिस को, उसमें पहला है लोकस ऑफ कंट्रोल। और लोकस ऑफ कंट्रोल जो है वो हमारे इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल, यानी कि जिन व्यक्तियों में लोकस ऑफ कंट्रोल इंटरनल होगा वो व्यक्ति बाहरी चीज़ों से प्रभावित ना होकर के वो कंट्रोल अपने अंदर खोजेंगे, यानी कि हम हमारे लिए या हमारे सामने जो भी परिस्थिति आ रही है उसके लिए हम खुद को जिम्मेदार मानेंगे और हम ये मानेंगे कि हम उस परिस्थिति को कंट्रोल कर सकते हैं और ये काबिलियत हमारे अंदर है और जो भी हो रहा है उसका कारण हम हैं। जबकि जो एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल से गवर्न होते हैं जो लोग, उनके अंदर ये फीलिंग ज़्यादा होती है, ये थॉट ज़्यादा होता है कि जो बाहरी फैक्टर्स हैं उनकी वजह से चीज़ें हो रही हैं और हमारा उन पर कोई कंट्रोल नहीं है या हमारा उन पर किसी तरह का हम उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। तो इस प्रकार का उनका लोकस ऑफ कंट्रोल होता है। और ये देखा गया है कि जिन लोगों का लोकस ऑफ कंट्रोल इंटरनल होता है वो ज़्यादा अपनी परिस्थितियों से बेहतर तरीके से एक कोऑर्डिनेशन बिठाते हैं और मुश्किल परिस्थितियों में वो ज़्यादा बेहतर तरीके से कोप करते हैं या परफॉर्म करते हैं, और जो एक्सटर्नल जिनका लोकस ऑफ कंट्रोल होता है वो उतने बेहतर तरीके से सामंजस्य नहीं बिठा पाते, या जो उनकी पर्सनैलिटी है उसमें कहीं ना कहीं वो जल्दी एंग्जाइटी और जो डिस्टर्बेंसेस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो उनको ज़्यादा होती हैं। इसी के साथ डिले ऑफ ग्रेटिफिकेशन की भी बात करते हैं अल्बर्ट बंडूरा, और उनके इस प्रपोजल में हम ये देखते हैं कि जो डिले ऑफ ग्रेटिफिकेशन है उसमें जो व्यक्ति है वो इमीडिएट रिवॉर्ड की तरफ जाता है, या भविष्य में उसके पास अगर विकल्प है कि वो आगे चल करके उसको ये मौका है कि वो भविष्य में और बेहतर रिवॉर्ड्स ले सकता है यदि वो इस समय अपने ऊपर कुछ कंट्रोल रखे, यानी वो अपनी जो ग्रेटिफिकेशन की उसकी नीड है उसको वो अगर कुछ देर के लिए कंट्रोल कर सकता हो, डिले कर सकता हो, तो भविष्य में उसको उसके ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स मिल सकते हैं। जैसे उसको समझने के लिए यदि हम एक छोटा सा उदाहरण लें, तो कभी कभी आप परीक्षा के समय में या परीक्षा का जब समय आ जाता है तो आपको ये इच्छा होती है कि काश इस समय हम जाकर के बाहर घूम आते या पार्क में खेल कर आ जाते या कहीं सिनेमा हॉल में जाके मूवी देख लेते। तो ऐसे समय में आपका इच्छा हो रही है कि आप अपनी जो ये पसंद वाली जो एक्टिविटीज़ हैं इनको आप कर सकें, यानी अपनी इस इच्छा को आप पूर्ण कर सकें। परंतु आप ये जानते हैं कि यदि आपने अभी अपने इस चीज़ को यानी अपनी इस इच्छा को ग्रेटिफाई किया तो बाद में उसकी वजह से आपको नुकसान हो सकता है, और यदि आप उस समय खुद पर कंट्रोल करेंगे और अपने उस कहीं ना कहीं जो आपके अंदर वो इच्छा जागृत हो रही है, यदि आप उसको डिले करके और आप पढ़ाई पर ध्यान देंगे तो उसके बेहतर रिजल्ट्स आपको बाद में मिल सकते हैं। तो इस प्रकार से जिन लोगों के अंदर ये गुण होता है कि वो अपने ग्रेटिफिकेशन की प्रक्रिया को डिले कर पाते हैं, तो वो उनके अंदर ये देखा गया है कि वो अपने एकेडमिक्स में और अपनी ओवरऑल परफॉर्मेंस में बेहतर होते हैं, और उनका जो व्यक्तित्व होता है वो भी कहीं ना कहीं ज़्यादा कंट्रोल्ड होता है। और इसके बाद बंडूरा बात करते हैं सेल्फ एफिकेसी की, और सेल्फ एफिकेसी से वो कहना चाहते हैं या बताते हैं कि ये हमारे कॉन्फिडेंस को दर्शाता है, हमारे अपने ऊपर हमारी जो काबिलियत है, हमारी जो योग्यताएं हैं, उनके ऊपर हमारा अपना जो मूल्यांकन है उसके आधारित हमारा जो कॉन्फिडेंस है, यानी हमें अपने बारे में क्या प्रतीत होता है कि क्या यदि हम कोई टास्क लेंगे या हमारे सामने कोई चैलेंज आएगा
तो हम उसको कितने बेहतर तरीके से कर पाएंगे या हम उसमें सक्षम हैं कि नहीं। तो इस प्रकार की जो अपने बारे में हमारी एक खुद की धारणा है, हम कितने एफिशिएंट हैं, हम कितने काबिल हैं, कितने कॉम्पिटेंट हैं, इस तरह की जो हमारी अपनी धारणा है वो हमारी सेल्फ एफिकेसी को दर्शाती है। और बंडूरा के अनुसार जो हमारी सेल्फ एफिकेसी अगर हाई होगी तो वो व्यक्ति अपने जो भी टास्क या जो भी उनकी परफॉर्मेंस होगी वो बेहतर होगी और वो मुश्किल परिस्थितियों में ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। और इस प्रकार से पर्सनैलिटी का ये जो डायमेंशन है एक सेल्फ एफिकेसी, वो अगर किसी का हाई है तो वो व्यक्ति जो परफॉर्मेंस उनकी है या जो ओवरऑल उनका जो बिहेवियर है वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में वो ज़्यादा दिखेगा और वो लोग अपने सराउंडिंग से ज़्यादा बेहतर तरीके से एडजस्ट कर पाएंगे और मुश्किल परिस्थितियों में ज़्यादा बेहतर उनका परफॉर्मेंस होगा। इसके बाद ये सभी जो पर्सपेक्टिव्स की हमने बात की अपने इस सत्र में, इसके बाद हम प्रयास करेंगे जो व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी का जो मेजरमेंट है वो किस प्रकार से और उसके लिए कौन कौन सी विधियां उनका उपयोग किया जाता है, इसकी हम चर्चा करेंगे। और इसमें 4 प्रमुख विधियां हैं, जिसमें पहली विधि है वस्तुनिष्ठ परीक्षण विधि, दूसरी जो विधि है वो प्रक्षेपण विधि है, और तीसरी विधि जो पर्सनैलिटी टेस्टिंग में यूज़ की जाती है वो साक्षात्कार विधि है, और जो चौथी विधि है वो व्यवहारिक आकलन यानी बिहेवियरल असेसमेंट की हम बात करेंगे। तो इस प्रकार से ये 4 जो प्रमुख तरीके हैं पर्सनालिटी असेसमेंट के, हम इसकी अब यहाँ से चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम हम बात करेंगे वस्तुनिष्ठ परीक्षण विधि की, और ये बेसिकली सेल्फ रिपोर्ट स्टडीज़ एक प्रकार से होती हैं, और यहाँ पर हम क्वेश्चनेयर्स या इन्वेंट्रीज़ का इस्तेमाल करते हैं, यानी प्रश्नावलियों का और सूची का इस्तेमाल हम यहाँ करते हैं। और जो कुछ ऐसी सूचियाँ हैं या ऐसी प्रश्नावलियाँ हैं जो काफ़ी प्रसिद्ध हैं, मैं उनका यहाँ पर आपसे जिक्र करूँगा। जैसे उसमें एक MMPI है जिसको मिनीसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद EPI है, आइजेंक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री। इसके बाद 16PF यानी 16 पर्सनैलिटी फैक्टर जिसको कैटल ने प्रपोज किया है, और इसके अलावा NEO-PI यानी कि ये NEO-PI जो है वो बिग 5 पर्सनैलिटी डायमेंशन जो हमने अभी जिसकी चर्चा की थी ये उस पर आधारित है। और N यहाँ पर न्यूरोटिसिज्म को दर्शाता है, E यहाँ पर एक्स्ट्रावर्जन को, और O जो है वो ओपननेस टू एक्सपीरियंस को दर्शाता है। और ये इन्वेंट्री पॉल कॉस्टा एंड मैक्रे ने इसको प्रपोज किया है, और इसके बाद में बहुत सारे रिविजन्स भी आए हैं। और इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि एक और हमारे पास पर्सनैलिटी इन्वेंट्री जो प्रसिद्ध है उसको MBTI के नाम से जानते हैं, दैट इज़ मायर्स एंड ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर। तो इस प्रकार की जो ये पर्सनैलिटी इन्वेंट्रीज़ हैं या क्वेश्चनेयर्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं, इनका जो प्रमुख जो मेजरमेंट का जो इनका सिद्धांत है या जिस पर ये कार्य करते हैं वो इस प्रकार है कि जब हम व्यक्तियों को स्पष्ट रूप से उनके सामने कुछ स्टेटमेंट्स देंगे, उनको ये बताएंगे कि आपको इनके उत्तर देने हैं या इस पर रिस्पॉन्स करना है, और वो अपना जो उनका ट्रू रिस्पॉन्स है जब वो इस पर देते हैं तो उससे हम वो किस उन पर्टिकुलर ट्रेड्स में उस स्कोर के आधार पर हम ये जान पाते हैं कि वो कहाँ पर बिलोंग करते हैं, या वो उस पर्टिकुलर ट्रेड में हाई एंड पे हैं या लो एंड पे हैं, ये हम उसकी मदद से जान पाते हैं। और इस प्रकार की जो विधि का इस्तेमाल किया जाता है, ऑब्जेक्टिव जो टेस्ट्स हैं, इनमें जो एक इसकी प्रमुख विशेषता है वो ये है कि इस प्रकार की जो टेस्टिंग है उसमें जो सब्जेक्टिव बायस है, यानी जो एक्सपेरिमेंटर या जो उस टेस्टिंग को करा रहे हैं उनका अपना पर्सनल ओपिनियन या बायस और या स्कोरिंग में किसी प्रकार का मैनिपुलेशन वो नहीं सम्मिलित होता। परंतु इसके साथ साथ इसकी एक जो ड्रॉबैक है वो ये है कि इस प्रकार की जो टेस्टिंग है उसमें कहीं ना कहीं पार्टिसिपेंट्स के अंदर एक सोशल डिज़ायरेबिलिटी का एक फैक्टर होता है जो उनके अंदर या उनके रिस्पॉन्स को कहीं ना कहीं प्रभावित कर सकता है।
और ये फैक्टर जो सोशल डिज़ायरेबिलिटी का है, इसका तात्पर्य ये है कि हमें कहीं ना कहीं ये पता होता है कि किस प्रकार के उत्तर हमें देने चाहिए या किस प्रकार से हमको रिस्पॉन्स करना चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पे कई बार लोग अपनी ट्रू फीलिंग्स को छुपाना चाहते हैं या वो दूसरों के सामने अपनी सच्चाई को प्रकट करने में या अपनी जो उनकी रियलिटी है उसको प्रकट करने में हेजिटेट करते हैं। तो ऐसे में जैसे एक उदाहरण के लिए अगर हम एक स्टेटमेंट लें और उस स्टेटमेंट में ये वाक्य हो कि मैं बहुत जल्दी परिस्थितियों में बहुत जल्दी घबरा जाता हूँ, अगर इस प्रकार का हम एक स्टेटमेंट दें तो इसके बहुत चांसेस हैं कि कुछ लोग इस स्टेटमेंट को इस तरह से आंसर करेंगे कि वो चाहेंगे कि वो इसका आंसर ऐसा करें ताकि दूसरे लोगों को ये ना लग पाए कि वो परिस्थितियों में जल्दी घबरा जाते हैं, जो कि हो सकता है कि वास्तविकता न हो। तो इस प्रकार से जो उनकी एक अपनी हम कह सकते हैं कि जो सोशल डिज़ायरेबिलिटी यानी एक ऐसा उत्तर देने की जो उनकी इच्छा है कि ताकि उनको लोग उनके बारे में कुछ गलत ना सोचें या उनके बारे में लोग कोई गलत धारणा ना बना लें, तो इस प्रकार से कई बार ऑब्जेक्टिव जो टेस्ट्स हैं उनमें ये फैक्टर कई बार हमारे सामने आ जाता है और इस वजह से जो उसकी फाइंडिंग्स हैं वो कहीं ना कहीं क्वेश्चनेबल हो जाती हैं। पर इसके बावजूद जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट हैं वो फिर भी एक बहुत अच्छा साधन है पर्सनैलिटी मेजरमेंट का। इसके बाद हम बात करते हैं प्रोजेक्टिव टेस्ट्स की, जिसको हम प्रक्षेपण विधि भी कह रहे हैं यहाँ पर। और प्रोजेक्टिव टेस्ट में इसी चीज़ को काउंटर करने के लिए ताकि व्यक्ति उसके अंदर जो सोशल डिज़ायरेबिलिटी है वो हावी ना हो जाए या उसकी वजह से उसका रिस्पॉन्स चेंज ना हो जाए, तो ऐसे में हम उस व्यक्ति की पर्सनैलिटी टेस्टिंग कर रहे हैं। इसके बारे में उस व्यक्ति को जानकारी नहीं होगी क्योंकि प्रक्षेपण विधि में उनको कुछ एम्बिगुअस स्टिमुली दिखाए जाते हैं, यानी कि उनको कुछ ऐसी तस्वीर या कुछ इस प्रकार के उनको उद्दीपक दिए जाते हैं जहां पर उसका कोई स्पष्ट अर्थ नहीं होता और वो उसका जो भी अर्थ निकालना चाहें वो उसके लिए स्वतंत्र होते हैं। और उनसे ये कहा जाता है अक्सर इस तरह के टेस्ट में कि आप इससे आधारित होकर के जो भी आपके मन में आ रहा है या तो उसको लिखिए या उसको बताइए या उसको कंप्लीट करिए। तो इस तरीके से जो ये टेस्ट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं व्यक्ति के जो अंदर दिमाग में जो उसकी जो ट्रू फीलिंग्स हैं वो उसको सामने लाने में हेल्पफुल होते हैं। और इस तरह की जो विधि है उसका इस्तेमाल ज़्यादातर क्लिनिकल सेटिंग्स में और साइको एनालिसिस को फॉलो करने वाले जो रिसर्चर्स हैं या जो क्लिनिशियंस हैं वो इसका उपयोग करते हैं। और इसके जो कुछ प्रमुख उदाहरण हैं उसमें एक है रोर्शा टेस्ट, यानी रोर्शा द्वारा दिया गया इंक ब्लॉट टेस्ट, उसको स्याही धब्बा परीक्षण भी कहते हैं हिंदी में। और रोर्शा ने इंक ब्लॉट टेस्ट, ये इसका एक प्रकार है प्रक्षेपण विधि का। इसके बाद जो दूसरा एक प्रकार है जो एक फेमस टेस्ट है जो हेनरी मरे द्वारा प्रपोज किया है उन्होंने, उसको कहते हैं थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट। और इसको शॉर्ट फॉर्म में TAT टैट भी कहते हैं। ये एक बहुत ही फेमस टेस्ट है और ये जो TAT है ये भी, इसमें भी कुछ कार्ड्स व्यक्ति को दिए जाते हैं और उनको कहा जाता है कि आप इनको देखने के बाद आपके मन में जो भी स्टोरी आ रही है, जो भी विचार आ रहे हैं, उनको आप प्रकट कीजिए। तो इस प्रकार के जो प्रोजेक्टिव टेस्ट किए जाते हैं उनका जो ड्रॉबैक है वो ये है कि इनकी स्कोरिंग बड़ी मुश्किल है और इसमें बहुत हद तक सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व होती है, क्योंकि जो एक्सपेरिमेंटर है या जो भी व्यक्ति इसकी स्कोरिंग कर रहा है वो उसके लिए भी ये जान पाना या ये बता पाना बड़ा मुश्किल होता है कि वो किस चीज़ को किस तरीके से देख रहा है। तो स्कोरिंग इसका एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि मुश्किल एस्पेक्ट है इस तरह की टेस्टिंग का। और जो तीसरी विधि है वो साक्षात्कार विधि है पर्सनालिटी टेस्टिंग की। और साक्षात्कार विधि में अमूमन 3 तरह के साक्षात्कार मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है। उसमें एक स्ट्रक्चर्ड, दूसरा सेमी स्ट्रक्चर्ड
और तीसरा अनस्ट्रक्चर्ड, यानी कि स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज में व्यक्ति से इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं जो पूर्व से निर्धारित होते हैं और उनसे वही उसी क्रम में वो प्रश्न पूछे जाते हैं। जबकि सेमी स्ट्रक्चर्ड जो इंटरव्यूज हैं उसमें व्यक्ति से ऐसी चीज़ें जो फिक्स हैं वो तो पूछी जाती हैं, साथ ही साथ कुछ पार्ट ऐसा होता है जो उस समय उनसे उस परिस्थिति के अनुसार, यानी उस समय उस परिस्थिति में जैसा वो वहाँ पर ज़रूरी हो वैसे प्रश्न किए जाते हैं। जबकि जो तीसरी अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू टेक्निक है उसमें व्यक्ति से ऐसे प्रश्न किए जाते हैं जो वहाँ पर उस परिस्थिति में वहीं पर देखे जाते हैं क्या ज़रूरी है, न कि पूर्व से निर्धारित प्रश्न उनसे किए जाते हैं ऐसी विधि में। इसके बाद जो अंतिम जो तरीका है परीक्षण का, पर्सनालिटी टेस्टिंग का, वो बिहेवियरल असेसमेंट है। और बिहेवियरल असेसमेंट के 3 जो मुख्य प्रकार हैं उसमें एक है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, जिसमें व्यक्ति का डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन उसकी नेचुरल सेटिंग में किया जाता है रिसर्चर के द्वारा या अगर क्लिनिशियन है तो उसके द्वारा। उसके बाद रेटिंग, और इसी तरह की प्रक्रिया में जो ऑब्जर्वर है या जो बिहेवियरल असेसमेंट कर रहा है वो व्यक्ति दूसरे की जो बिहेवियर है उसको रेट करेगा, यानी उसको अंक में बताएगा कि उसके हिसाब से उसका बिहेवियर की रेटिंग क्या है। और इसी के साथ साथ फ्रीक्वेंसी काउंटिंग, यानी नेचुरल सेटिंग में वो व्यक्ति कितनी बार एक ही प्रकार का व्यवहार दोहरा रहा है या उस तरह का वो शो कर रहा है टेंडेंसी। तो इस प्रकार से बिहेवियरल असेसमेंट एक ऐसी टेक्निक है जिसमें व्यक्ति को उसकी नेचुरलिस्टिक सेटिंग में उसको ऑब्जर्व किया जाता है और वहाँ पर जो वो व्यवहार कर रहा है उसका मूल्यांकन, उसका आकलन किया जाता है। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि ये जो चारों ही विधियां हैं इनके कुछ अपने एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। तो इसमें जैसी ज़रूरत होगी, जैसे हमारे पास रिसोर्सेज होंगे और जो हमारा पर्पस होगा उसके अनुसार हम इन विधियों में से, इन मेजरमेंट टेक्निक्स में से चुनाव करते हैं और उसके आधार पर हम पर्सनैलिटी की टेस्टिंग करने का प्रयास करते हैं। तो आज हमने अपने इस सत्र में पर्सनैलिटी से संबंधित कुछ प्रमुख जो पर्सपेक्टिव्स हैं उनकी बात की और साथ ही साथ पर्सनैलिटी परीक्षण किस प्रकार से किया जाता है, उसमें कौन कौन सी विधियां उपयोग में लाई जाती हैं, उसका भी हमने यहाँ पर एक डिस्कशन किया। तो आज हम अपने इस सत्र में पर्सनैलिटी का जो हमारा जो टॉपिक है वो हमारा आज कंप्लीट होता है और इसके बाद अपने नेक्स्ट जो हमारे 2 सेशंस हैं, सत्र 19 और सत्र 20, उसमें हम इंटेलिजेंस यानी बुद्धि का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और उसके बाद हमारा ये कोर्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के इस सत्र से आपको पर्सनैलिटी के इस कॉन्सेप्ट को समझने में कुछ सहायता ज़रूर मिली होगी और इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।